नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1 फरवरी को केंद्रीय सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया 2024-25 का। इस दौरान इस बजट पे लेके काफी चर्चा हुई। इस अंतरिम बजट में आज हम जिस संदर्भ को लेके आपके सामने उपस्थित हैं उसमें हम विचार करेंगे कि क्षेत्रवार जो बजट का आवंटन होता है उसमें किस सेक्टर को फायदा हुआ और किस सेक्टर को नुकसान हुआ। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि 1 रुपए के हिसाब से प्रत्येक क्षेत्र में रुपया जब खर्च होता है तो कितने पैसे किस मद में खर्च होते हैं, और कहां से जब बजट में रुपये की आमदनी होती है तो किस क्षेत्र से पैसेवार कितने रुपए की कितने पैसे की खंडवार आमदनी होती है। तो इसके साथ साथ कुछ अन्य तथ्यात्मक अवधारणाओं को समझने के साथ इस संदर्भ को हम शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की चर्चा पर। अंतरिम बजट क्षेत्रवार फायदा और नुकसान, यह शीर्षक है। देख लें किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको समझेंगे। तो खबर देखेंगे, खबर के बाद चर्चा में क्यों है, आय व्यय की मदें, और साथ में हम समझेंगे क्षेत्रवार किस क्षेत्र पे फायदा हुआ किस क्षेत्र को नुकसान हुआ। अंत में हम एक अभ्यास प्रश्न की ओर भी चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से महत्वपूर्ण है और अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लें, जिससे कि हमसे आप जुड़ सकें। बात अगर खबर की करें तो खबर है द हिंदू की। खबर क्या है तो बजट ब्रेकडाउन, विच सेक्टर गेन्ड एंड लॉस्ट इन द इंटरिम बजट डाटा। किस क्षेत्र को फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। अपने आज के संदर्भ की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सबसे पहले अगर 1 रुपए को स्टैंडर्ड मानक मान लिया जाए तो उस रुपए के खंड में कितने पैसे कहां खर्च होते हैं और ठीक उसी प्रकार से कितने पैसे की हमको आमदनी होती है। तो पहले आमदनी होगी तभी खर्च करेंगे। तो बात आमदनी से शुरुआत की जाए तो अगर 1 रुपए को आदर्श माना जाए तो ये पीआईबी का आंकड़ा है, केंद्रीय राजस्व एवं व्यय को हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले आय कहां से हो रही है और व्यय हम कहां कर रहे हैं। 1 रुपए को अगर हम केंद्र में रख लें तो यहां देखेंगे हम सबसे ज्यादा जो हमारा व्यय हो रहा है, सबसे पहले आय को देख लें। आय हो रहा है वो उधार एवं अन्य देयताओं से हो रहा है। इसका मतलब केंद्र ने जो उधार दिया है उससे जो हमें आमदनी हो रही है उससे हमसे सबसे ज्यादा 28 पैसे की आमदनी हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार कर लगाती है, आप भी जानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो इसमें दूसरे पायदान पे अगर हम देखें तो 19 पैसे की आय हमको हो रही है, वो आय कर से हो रही है। और आपको पता है कि आय कर कैसा कर है, आय कर प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद अगर आप देखें तो जीएसटी का तीसरे नंबर पर है। 18 पैसे जीएसटी से हमको प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, उससे हमको 18 पैसे की आमदनी हो रही है। तीसरे पायदान पे अगर देखें तो निगम कर आता है, इससे 17 पैसे की आमदनी हो रही है। निगम कर भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, तो इससे हमको 17 पैसे की आमदनी हो रही है। अब देखिए इसके बाद आप देखें निगम कर भिन्न, यहां 17 पैसे प्राप्तियां, इसमें अब कर भिन्न प्राप्तियां क्या है, इससे 7 पैसे की आमदनी हो रही है। तो देखिए अगर कर भिन्न प्राप्तियों की बात है तो ये वो प्राप्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार, जैसे राज्य हो गए या केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इनको जो ऋण देती है उस ऋण के ब्याज के एवज में जो राजस्व प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत शामिल करते हैं कर भिन्न प्राप्तियों के अंतर्गत। इसके अलावा जो सरकारी उद्यम होते हैं, मान लीजिए बीएसएनएल एक सरकारी उद्यम है, तो उसके थ्रू हमको जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो भी कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आरबीआई का जो अधिशेष होगा, जो सरप्लस होगा, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो कर भिन्न प्राप्तियों से 7 पैसे की आमदनी होती है। उसके बाद आप देखें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होती है। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अगर बात करें तो 5 पैसे की आमदनी यहां से भी हो रही है। अब आप सोचेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जीएसटी के बाद इसका कॉन्सेप्ट कैसे, तो देखिए अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क राज्यों में अब देखेंगे तो वैट, ये अभी भी लगाया जाता है। अब देखिए सीमा शुल्क इसके बाद है, 4 पैसे की आमदनी हमको सीमा शुल्क से हो रही है। सीमा शुल्क का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कुछ प्रतिबंधित चीजें हैं उसको हम कहते हैं कि आप इसको लेके नहीं जा सकते हैं, तो बिना प्रोविजन के उस पर भी शुल्क लगाया जाता है। जैसे पशुओं को अगर आप लेके जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। इस तरह से कुछ चीजों को निषिद्ध किया जाता है, उसके माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हम सीमा शुल्क के अंतर्गत उससे हमको लाभ होता है, वो सरकार को प्राप्त होता है। इसके अलावा ऋण भिन्न पूंजी है, उससे भी एक पैसे मिलता है। अब ये तो मिलने की बात हो गई। अब पैसा जब सरकार के पास आएगा तो उस पैसे को सरकार खर्च भी करती है।
वो कहाँ खर्च करती है? इसी स्टैंडर्ड पर 1 रुपए के मानक को मानते हुए इस खर्च को अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी मद जो खर्च में है वो है ब्याज अदायगी। इसमें 20 पैसे खर्च होते हैं। ब्याज अदायगी में कितना खर्च होता है? 20 पैसे खर्च होता है, और बड़ी है, बड़ी रकम है, सबसे बड़ी रकम है। अब देखिए ब्याज अदायगी क्या है। हमने जैसे विदेशों से किसी विदेशी सरकार से ऋण ले लिया, जापान से मान लीजिए ऋण ले लिया, अमेरिका से ले लिया, तो उस ऋण के एवज में हम उसको ब्याज जो अदा करेंगे वो हमारा खर्च होगा। बिना ब्याज के हमें कोई पैसा क्यों देगा? ये व्यक्ति के आधार पर भी लागू होता है, देशों में भी ये होता है। तो जब कोई देश आपको ब्याज पर पैसा देता है तो उसके एवज में जो ब्याज आप चुकता करेंगे वो ब्याज अदायगी इसी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो विदेशी आप देखेंगे वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे IMF हो गया, उससे आपने लोन लिया, उस पर भी आप ब्याज चुकाएंगे, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो बाह्य वाणिज्यिक जो ऋण होता है उसको भी आप इसी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो जिन भी ऋणों पर ब्याज की अदायगी हमें करनी पड़ेगी वो इसके अंतर्गत आएगा। ये 20 पैसे है। इसके अलावा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, इसमें भी 20 पैसे खर्च होते हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जैसे मान लीजिए GST है, तो GST में आप देखते होंगे उसमें SGST भी होता है, सेंट्रल GST के अलावा स्टेट GST भी होता है। तो आपने कलेक्ट कर लिया, अब राज्य को उसका हिस्सा आप लौटाएंगे, तो ऐसे में 20 पैसे वहां भी जाता है। अन्य ऐसे जो कर होंगे उसमें राज्यों का जो हिस्सा होगा उसको लौटाएंगे, तो 20 पैसे यहां भी होगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, अब देखिए योजनाओं की अगर बात की जाएगी तो योजनाएं दो तरह की होंगी, एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होंगी और एक केंद्र प्रायोजित योजनाएं होंगी। तो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी वो पूर्ण रूप से केंद्र का स्वामित्व होगा, उसमें वो संघ सूची का विषय होगा। आपको पता है कि संघ सूची के विषय पर पूर्ण रूप से केंद्र का स्वामित्व होगा। तो इस योजना पर जो खर्च करेगी वो केंद्र सरकार ही पूरी तरह से करेगी। ऐसी दशा में जो पूरा का पूरा वित्तीय दायित्व है केंद्र सरकार का होगा, तो इसको केंद्र की योजना कहेंगे। और इस पर 16 पैसे खर्च होते हैं। ऐसी जो भी योजना चलाई जाती है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जैसे नमामि गंगे योजना है। नमामि गंगे योजना पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में केंद्र ही खर्च करती है। LPG कनेक्शन को लेकर जो योजना थी, तो ये पहली श्रेणी की। दूसरी श्रेणी की चर्चा हुई केंद्र प्रायोजित योजना। तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें भी 8 पैसे व्यय होते हैं। केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है? केंद्र और राज्य का हिस्सा बराबर बराबर भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, 75-25 का अनुपात हो सकता है, 90-10 का अनुपात हो सकता है। इसमें दोनों लोग मिलके उस योजना पर खर्च करते हैं। जैसे मनरेगा का उदाहरण आप ले सकते हैं, मनरेगा में केंद्र राज्य मिलके खर्च करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण ले सकते हैं। तो केंद्र प्रायोजित योजना पर भी 8 पैसे जो है वो रुपए इस हिसाब से व्यय होंगे। जो भी आपका बजट होगा, अगर उसको उस पूरे बजट को 1 रुपया मान लें तो उसमें से 8 पैसे इस पर खर्च होते हैं। इसके अलावा वित्त आयोग और अन्य अंतरण में भी 8 पैसे खर्च होते हैं। अब वित्त आयोग और अन्य अंतरण क्या? तो वित्त आयोग जो अनुदान होता है वो देता है। अब देखिए वित्त आयोग अनुदान देता है तो स्थानीय निकायों को देता है, और राज्य जो आपदा राहत कोष बनाया जाता है, किसी राज्य में कोई आपदा आ गई, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, वहां पे वित्त आयोग अनुदान देता है, तो उसमें भी कुछ खर्च होते हैं। तो ये 8 पैसे की राशि यहां भी है। इसके अलावा रक्षा का क्षेत्र है, वहां भी खर्च होता है। आर्थिक सहायता भी 6 पैसे दिया जाता है, पेंशन 4 पैसे, अन्य व्यय 9 पैसे। इस तरह से ये कुल डिवीजन किया गया है। इसमें भी अलग अलग बहुत सारे विभाजन हैं। ये मोटा मोटी आपको आय और व्यय का 1 रुपए को स्टैंडर्ड मान के पैसेवार खर्च यहां पर समझाया गया है कि ऐसे बजट में हमको इनकम होती है और ऐसे हम खर्च करते हैं। अब हमारा विषय है आज का, जिस बात पर विचार करेंगे, क्षेत्रवार नजर डालेंगे कि किस किस सेक्टर में हमको फायदा या नुकसान दिखाई दे रहा है। बात अगर ब्याज भुगतान की करें तो यहां पर क्या है, एक बड़ा हिस्सा अभी भी ब्याज भुगतान पर हम खर्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि 11,90,440 करोड़ रुपए इस पर आवंटित किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। कुल बजट के अगर प्रतिशत की बात करें तो 24.98% ये आंकड़ा होता है। अगर इसको तुलना करें पिछले बजट से, फाइनेंशियल ईयर जो 24 का था, 23-24 का था, इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे, 25 का मतलब 24-25, तो पिछले के तुलना में अगर जब तुलना करेंगे तो 23.5% था। इसका मतलब कि ब्याज की अदायगी पर जो हमारा ब्याज भुगतान है वहां पर व्यय हमारा बढ़ा है। तो ये आप याद रखेंगे, 1.48% ये पिछले बार से ज्यादा है, तो यहां पर हमको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। रक्षा परिवहन की अगर बात करें तो यहां पर जो पूरे बजट में से पूर्ण आवंटन जो हुआ है उसमें परिवहन को अगर हम अलग अलग खंडवार देखें तो उसमें दूसरे नंबर पर आता है। रक्षा की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है।
इस दृष्टिकोण से अगर कुल बजट के जब प्रतिशत की बात होगी तो हम देखेंगे कि रक्षा में चाहे परिवहन में इसमें गिरावट आई है। रक्षा क्षेत्र की जहां तक बजट के आवंटन की बात है तो जब पहले भारत आजाद हुआ 1947 में तो 47% रक्षा क्षेत्र पर खर्च किया गया। धीरे धीरे हम रक्षा क्षेत्र में विकास करते गए, तब शायद आवश्यकता भी थी, विकास के साथ साथ ये प्रतिशत थोड़ा कम होता गया। रक्षा क्षेत्र का आवंटन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए देखें तो 9.54% है, जो पिछले साल की तुलना में 10.15% की तुलना में हमको कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप देखेंगे 0.61% की यहां पर कमी दिखाई दे रही है। उसी तरह से परिवहन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो यहां पर 11.42% है, जो कि पिछले वर्ष 11.69% की तुलना में 2.27% कम है। तो इन दोनों क्षेत्रों में हमको कमी दिखाई दे रही है। तो परिवहन में कमी और रक्षा क्षेत्र में कमी, इन दोनों बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि हम अपने रक्षा बजट को भी कम कर रहे हैं, परिवहन की सुविधाओं पर भी थोड़ा सा खर्च हम कम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो पिछले घाटे हैं उसको कम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हों। खाद्य और उर्वरक, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार सब्सिडी देती है और सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा इन पर खर्च होता है। सब्सिडी क्या होती है वो आप भी जानते हैं, फिर भी आप सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो समर्थन है एक तरह का, उसमें खाद्य और उर्वरक दो बड़े ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अब इसमें देखिए इन दोनों में सब्सिडी में गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि हम हाथ सरकार थोड़ा सा पीछे खींच रही है, उसके कारण आर्थिक सुधार हो सकते हैं। अब देखिए उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटित बजट में दर्ज जो चीजें हैं उसमें आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो 3.44%, 24 में ये कितना था तो 4.21%, तो यहां पर आपको कमी दिखाई दे रही है। 0.77% अंक जो है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये कम दिखाई दे रहा है। उसी तरह से भोजन के लिए खाद्य और खाद्य दो अलग अलग चीजें हैं, तो भोजन के लिए खाद्य की अगर बात करें तो यहां भी कमी दिख रही है। 4.3% फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये है, और 2024 में अगर कुल बजट में देखें तो 3.89%, तो वहां से इसमें भी 0.42% की कमी हमको दिखाई दे रही है। तो सब्सिडी में भी कमी ये इशारा कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें गिरावट देखते हैं। अन्य जो चीजें हैं, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसमें उस चीज से हम हाथ पीछे खींचते हुए केंद्र सरकार को दूसरी जगह कुछ वृद्धि भी देखने को मिल रही है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक भी है, जहां आवश्यकता हो वहां कम खर्च करिए, जहां आवश्यकता हो वहां ज्यादा खर्च करिए। तो ग्रामीण विकास कुछ ऐसे मामले हैं, आईटी और दूरसंचार ऐसा मामला है, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, समाज कल्याण, वैज्ञानिक विभाग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, योजना और सांख्यिकी कुल बजट के हिस्से के रूप में अगर देखें तो इन सेक्टर्स में हमको मामूली वृद्धि दिखाई दे रही है। तो आप तथ्यात्मक रूप से ये बात ध्यान रखें कि ग्रामीण विकास, आईटी, दूरसंचार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, समाज कल्याण, वैज्ञानिक विभाग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, योजना और सांख्यिकी, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें हमको बजट वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ये कमी और वृद्धि के दोनों सेक्टर्स को आप याद रखेंगे। अब एक बजट अनुमान की बात कर लें 2024-25 के लिए जो बजट अनुमान किया जा रहा है, उसमें देखिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां जो हैं उस पर अगर नजर डालें तो 30.80 लाख करोड़ ये प्राप्तियों का अनुमान है, और व्यय 47.66 लाख करोड़ ये अनुमान है कि 2024-25 में इतने लाख करोड़ 30.80 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी और व्यय जो है इतना होगा। इसमें कर प्राप्तियां जो हैं इतनी होंगी, 26.02 लाख करोड़ होगा। अब देखिए इसमें 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है वो कोशिश की जा रही है कि 5.1% तक लाया जाए। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो देखिए आप सीधा सीधा समझिए कि अगर कोई सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या होता है तो वो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से लेके अगले मार्च के एंड तक, तो उस पूरे वित्तीय वर्ष में जितना व्यय करेगी उस व्यय राशि में से जो ऋण भुगतान होगा, मतलब व्यय हम खर्च करेंगे कोई चीज तो खर्च कर में जो ऋण का भुगतान करेंगे वो राशि शामिल नहीं की जाएगी, और जितनी हमें आय होगी उस आय में हम ऋण की प्राप्ति को शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद इस आय और व्यय के बीच जो अंतर निकलेगा, जो राशि निकलेगी, वो वही राशि है, हमको उसका मार्जिन पता चलेगा कि इतनी राशि की हमें और आवश्यकता है, और उसी राशि के आधार पर हमारा आगे का व्यय तय होता है। तो ये चीज होती है हमारी राजकोषीय घाटा। यहां देख लें आप कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए व्यय जिसमें ऋण पुनर्भुगतान शामिल नहीं होगा,
और जो आय होगी जिसमें ऋण प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी, इनके बीच के अंतर का जो धन होगा उसी को हम क्या करेंगे, व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उधार लेने के लिए हमको कितने और धन की आवश्यकता है उसके आधार पर हम ये बात समझ जाएंगे। और इसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है, इसको बताया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 5.1 के प्रतिशत पर लाने की बात हो रही है, मतलब 5.1% हमको घाटा उसमें दिखाई दे रहा है। तो इसको, और हो सकता है वो घाटा पिछले फाइनेंशियल ईयर में और ज्यादा रहा हो तो उसको थोड़ा कम पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये है राजकोषीय घाटा। अब सब्सिडी एक शब्द आया था, इसको आप देख लें। सब्सिडी बेसिकली इंग्लिश का शब्द है, सब्सिडी इससे बना हुआ है, अंग्रेजी शब्द है, और इसका जो हिंदी अनुवाद होता है उसको राज सहायता कहा जाता है। वस्तुतः यह सहायता आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जो सब्सिडी का इस्तेमाल किया जा रहा है लोकतांत्रिक सरकारों में, सरकार से मिलने वाली सहायता को ही सब्सिडी के रूप में देखा जाता है। यह कृषि के क्षेत्र में भी दी जाती है, ये अन्य क्षेत्रों में भी दी जाती है। इसमें एक मिनिमम सपोर्ट के तौर पर इसको दिया जाता है ताकि जो सीमांत व्यक्ति है उसकी भी रक्षा हो सके। तो लोकतंत्र में जो आखिरी व्यक्ति है उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। अंत में हम चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है ए 4.8%, बी 5.1%, सी 5.8% या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।